गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। हमारी यूट्यूब ऑनलाइन क्लासों में आप लोगों का स्वागत है। देखो कक्षा 10 का अध्याय नंबर 11 देख रहे थे, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, जिसके 2 पार्ट हमने देख लिए थे। तीसरा पार्ट देखेंगे आज, पार्ट नंबर 3। तो इसमें देखो पार्ट जो सेकंड था वो हमने खत्म किया था गतिज ऊर्जा पर। किस पर खत्म किया था? गतिज ऊर्जा पर खत्म किया था। गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया था कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, गतिज ऊर्जा के उदाहरण थे वो हमने देख लिए थे। आगे देखेंगे भाई गतिज ऊर्जा का जो व्यंजक होता है वो क्या होता है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक किस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन प्राप्त हो जाता है कि गतिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए, या फिर जो व्यंजक है वो न्यूमेरिकल में काम आता है तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करेंगे कि वो कैसे प्राप्त करेंगे, यानी कि सूत्र। व्यंजक का मतलब क्या होता है? सूत्र। तो हेडिंग डाल लीजिए, गतिज ऊर्जा का व्यंजक। गतिज ऊर्जा का व्यंजक, हेडिंग डाल लीजिए गतिज ऊर्जा का व्यंजक। देखो इसको समझेंगे आराम से भाई। इसको गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो किस प्रकार से प्राप्त होता है, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको प्राप्त करना आ जाएगा। देखो पहले तो चित्र को समझेंगे, इसके डायग्राम को समझेंगे। देखो ध्यान देंगे भाई, ये क्या धरातल है आपकी, क्या है? धरातल। इस धरातल ने समतल बोल दें। इस पर क्या है? कोई वस्तु खड़ी है। क्या है? वस्तु खड़ी है जिसका द्रव्यमान कितना है? m द्रव्यमान है। क्या है? m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, खड़ी है, यानी कि इसका प्रारंभिक वेग क्या है? u है। प्रारंभिक वेग कितना है इसका? u वेग से प्रारंभिक गति करती है। प्रारंभिक वेग और कितना है इसका? u है। m द्रव्यमान की कोई वस्तु है। अब यदि इस वस्तु पर क्या लगाएंगे आप? बल लगाएंगे। क्या लगा रहे हैं? बल। देखो इधर बल लगा रहे हैं ना, तो आप ये इस पे बल लगाएंगे तो ये ए स्थिति हो गई। कौन सी स्थिति है? ए स्थिति। मान लो समझने की बात करेंगे भाई, कोई वस्तु है ए स्टेशन पे खड़ी है। क्या खड़ी है? ए स्टेशन पे खड़ी है। हम जैसे उस पे गियर डालते हैं तो गियर डालते तो वो गाड़ी क्या देती है? आगे जाती है ना, जाती है आगे। तो इसी प्रकार क्या है कि ये देखो प्रारंभिक वेग यू वेग से क्या है, वहां पे प्रारंभिक है कौन सी? m द्रव्यमान की कोई वस्तु है। अब यदि इस दिशा में इस पे क्या लगा रहे हैं? बल लगाएंगे तो ये वस्तु क्या करेगी? गति करेगी। और मान लो यहाँ से गति करती हुई ऐस दूरी चलकर कहाँ जाती है? यहाँ जाती है। तो ये वस्तु कहाँ जाती है? यहाँ जाती है। अब इसका भी द्रव्यमान कितना होगा? m ही होगा, क्योंकि वस्तु तो ये समान ही है। तो कौन सी स्थिति पे आ जाती है? b स्थिति पे। और यहाँ तक आ जाती है तो इसका वेग कितना हो जाता है? v हो जाता है। कितना हो जाता है? v, यानी कि अंतिम वेग बोले। कौन सा वेग बोले? अंतिम। देखो प्रारंभिक वेग कितना था इसका? u, और अंतिम वेग कितना हो जाएगा? v। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रारंभिक वेग में तो वो क्या थी? इस तरह खड़ी थी या थोड़ी सी दी मतलब गतिशील थी। अब जैसे इस पे बल लगाएंगे, क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे तो इसकी गति में क्या होगा? परिवर्तन होगा। उसके वेग में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और ये वेग बदल कर कितना हो जाएगा? v हो जाएगा। वेग में परिवर्तन हुआ ना, और वेग में परिवर्तन होता है तो क्या कहते हैं उसे? अरे वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? 9th क्लास में पढ़ा होगा, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। तो इस क्रिया में त्वरण कितना उत्पन्न हो जाएगा? ए उत्पन्न हो जाएगा। कितना उत्पन्न हो जाएगा? ए। तो इस चित्र का मतलब समझना कि कोई m द्रव्यमान की क्या थी? वस्तु थी। इस पर F बल लगाते हैं तो ये एस दूरी चलकर कहाँ आ जाती है? b स्थिति पे आ जाती है। यदि इसका प्रारंभिक वेग कितना है? u, तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा? v हो जाएगा। और इस क्रिया में त्वरण कितना उत्पन्न हो जाएगा? a उत्पन्न हो जाएगा। कितना उत्पन्न हो जाएगा? a उत्पन्न हो जाएगा। अभी नोट नहीं करेंगे तो चित्र के बारे में लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? चित्र के बारे में लिखा देंगे। लेकिन सबसे पहले आप समझेंगे कि इसका जो व्यंजक है वो किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या लगाएंगे? देखो न्यूटन ध्यान से समझेंगे भाई, मैं क्या लिख रहा हूं? न्यूटन की गति के तृतीय समीकरण से। क्या लिखा मैंने? कि न्यूटन की गति के तृतीय समीकरण से। आप देखो आपने 9th क्लास में पढ़े थे,
गति के समीकरण पढ़े थे रे। अरे गति के 3 समीकरण पढ़ाए होंगे वहां पे, मैंने ही पढ़ाया था आपको गति के 3 समीकरण। तो न्यूटन की गति के तृतीय समीकरण कौन से समीकरण से पढ़ेंगे? तृतीय समीकरण से। अब देखो न्यूटन की गति का तीसरा समीकरण क्या होता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यही होता है क्या? अरे यही होता है। देखो लिखेंगे v स्क्वायर, लिखेंगे नहीं एक बार समझेंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as क्या होता है? ध्यान देंगे न्यूटन की गति के तृतीय समीकरण से। तृतीय समीकरण क्या होता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहां से क्या करेंगे आप? a का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? a का। तो देखो u को इसके इधर पक्षांतर कर देंगे, u को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2as हो जाएगा। अब देखो हमारे को किसका मान चाहिए? a का मान चाहिए। तो ये 2 और s किधर चला जाएगा? इसके बटे में चले जाएंगे। तो देखो a बराबर क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2s हो गया क्या? अरे a का मान समझ में आ गया। इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। ध्यान देंगे न्यूटन की गति के तीसरे समीकरण से, न्यूटन की गति के तीसरे समीकरण से बात करें। न्यूटन की गति का तीसरा समीकरण क्या होता है? ये याद रखना पड़ेगा। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो v स्क्वायर को ये u स्क्वायर इधर पक्षांतर कर देंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2as। a का मान निकालेंगे तो ये 2 और s किधर चला जाएगा? इसके बटे में आ जाएंगे। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2s हो जाएगा क्या? हो जाएगा। और a और e का मान हो गया, a का मान हो गया। अब क्या निकालेंगे? नीचे ध्यान देंगे, इसके नीचे क्या लिखेंगे? न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से। अब देखो जो न्यूटन के नियम होते हैं, जिसे हमने पढ़ा था जड़त्व का नियम पढ़ा था क्या, और द्वितीय नियम भी पढ़ा था, संवेग वाला नियम पढ़ा था क्या। तो जो द्वितीय नियम होता है वो क्या होता है? यहाँ से देखो द्वितीय नियम क्या होता है, ये याद रखना पड़ेगा। 9th क्लास की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, न्यूटन के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से। अब द्वितीय नियम क्या होता है? देखो पढ़ाया क्या आपने? F बराबर ma पढ़ा था क्या? अरे F बराबर ma पढ़ा था क्या? कि किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है ना, वो वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा इस क्रिया में उत्पन्न त्वरण, इन दोनों का गुणनफल वस्तु पर लगाए गए बल के क्या होता है? बराबर होता है। इसे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहते हैं। तो F बराबर ma। अब हम क्या करेंगे? इस समीकरण में a का मान रखेंगे तो लिख देंगे यहाँ समीकरण 1 से, लिखेंगे क्या? यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a का मान रखेंगे। a का मान रखने पर, तो देखो यहां से a का मान रख देंगे। क्या रखेंगे? a का मान। देखो यहां इधर हल कर रहा हूं मैं, इधर देखना। f बराबर क्या है? ma। समीकरण ये 1 से a का मान, यहाँ पे a का मान रखेंगे तो देखो कैसे आएगा। ध्यान देंगे भाई, f बराबर m और a की जगह क्या रख देंगे? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2s। ध्यान देंगे भाई, देखो f बराबर क्या था? m में था, m तो ऐसे कैसे, और a की जगह क्या रख दिया? ये रख दिया a का मान, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2s रख दिया, a का मान रख दिया ना। अब इसको हल करेंगे, देखो हल करेंगे तो ये s देख, ध्यान देंगे इस s को इधर लाएंगे गुणा में, किधर लाएंगे? इधर गुणा में लाएंगे। क्यों लाएंगे? देखो आगे पता पड़ जाएगा आपको क्यों लाया है। देखो इधर देखेंगे f, s को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? f गुणा s को इधर ले गया और 2 को नीचे लिख देंगे। तो देखो ध्यान देंगे m से गुणा करेंगे, इसको अंदर m से गुणा करेंगे तो m को अंदर से गुणा करो, m को अंदर v से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर और बटे 2 है ना, अलग हो जाएगा। तो देखो mv स्क्वायर बटे 2 माइनस है, फिर m को u से गुणा करेंगे तो mu स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ तक ये बात समझ में आई क्या? देखो m से हमने अंदर गुणा कर दिया, s को तो इधर ले गए तो f गुणा s हो गया, सही बात है। अब देखो m से अंदर गुणा किया तो mv स्क्वायर बटा 2 अलग कर दिया इसको, फिर माइनस है तो mu स्क्वायर बटा 2 दोनों को अलग कर दिया। क्या ये बात यहाँ तक समझ में आएगी क्या? अब देखो f गुणा s क्या होता है? बल गुणा विस्थापन क्या कहलाता है? अरे बल गुणा विस्थापन क्या कहलाता है? मैंने लिखाया था ना, बल गुणा विस्थापन क्या होता है? कार्य। क्या होता है? कार्य। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं? W लिख सकता हूं क्या? क्योंकि बल गुणा विस्थापन क्या होता है? कार्य होता है। तो W बराबर mv स्क्वायर माइनस बटा 2 माइनस mu स्क्वायर बटे 2। ये बात समझ में आई कि यहाँ तक?
आई क्या बात यहाँ तक? तो ये देखो कार्य आ गया, क्या आ गया? कार्य। अब जो कार्य होता है ना, किया गया कार्य, वो क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि कार्य और ऊर्जा एक दूसरे की क्या होते हैं? तुल्य। तो कार्य, जो किया गया कार्य, वो किस में रूपांतरण हो जाता है? गतिज ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। लेकिन यहाँ से एक बात याद रखेंगे, चूंकि जो आपकी प्रारंभिक वेग है u, प्रारंभिक वेग कितना है? अरे प्रारंभिक वेग कितना होगा? 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रारंभिक वस्तु क्या है? इस तरह खड़ी है। क्या है? प्रारंभिक वस्तु क्या है? इस तरह खड़ी है। तो प्रारंभिक वेग कितना होता है? u। तो लिखेंगे चूंकि u इक्वल टू 0, u इक्वल टू कितना ले लेंगे? 0। अब देखो u का मान 0 लेंगे तो इसका पूरा मान क्या हो जाएगा? 0। अरे u का मान 0 लेंगे तो इसकी जगह u का मान 0 रखेंगे, इसकी जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या? तो हमारे पास W बराबर क्या बच जाएगा? 1/2 mv²। ये बच जाएगा क्या? अरे बच जाएगा क्या? देखो u की जगह 0 रखेंगे तो क्या बच जाएगा? W बराबर 1/2 mv² बच जाएगा। और ये जो किया गया कार्य, ये किस में बदल जाता है? गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। तो गतिज ऊर्जा को किससे लिखते हैं? E के का मतलब काइनेटिक एनर्जी, के को मतलब काइनेटिक, ई का मतलब एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। तो ई के बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त हो जाता है हमारे को। क्या प्राप्त हो जाता है? गतिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से गतिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करते हैं। आपको समझ में आएगा? नहीं समझ में आया तो एक बार और समझाएंगे, लेकिन पहले हेडिंग डालो। देखो गतिज ऊर्जा का व्यंजक, फिर आप ये डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बना लीजिए भाई, आप डायग्राम को बना लीजिए। आप देखो भाई, डायग्राम बना लिया तो डायग्राम के नीचे लिखेंगे, डायग्राम के बारे में लिखेंगे, इस चित्र के बारे में लिखाएंगे। क्या लिखाएंगे? देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग ये क्या है? u। अगर इस पर F बल लगाते हैं तो s दूरी चलकर इसका वेग कितना हो जाता है? v हो जाता है, और इस क्रिया में त्वरण a उत्पन्न हो जाता है। यही बात लिखेंगे इस चित्र के बारे में। तो नीचे लिखेंगे, इस चित्र के बारे में लिखो, यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु, यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु u वेग से गतिमान है, यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु u वेग से गतिमान है, u वेग से गतिमान है, यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु u वेग से गतिमान है, फिर आगे लिखेंगे। अब देखो गतिमान है, अब गति की दिशा में क्या लगा रहे हैं? इस पे बल लगा रहे हैं। अरे गति की दिशा में क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। तो लिखे, जब इस पर गति की दिशा में F बल लगाया जाता है, जब गति की दिशा में F बल लगाया जाता है, जब गति की दिशा में F बल लगाया जाता है, गति की दिशा में F बल लगाया जाता है, गति की दिशा में F बल लगाया जाता है, तो वह उसी दिशा में, तो वह का मतलब वस्तु, तो वह उसी दिशा में S दूरी, तो वह उसी दिशा में S दूरी विस्थापित होकर, S दूरी विस्थापित होकर, S दूरी विस्थापित होकर, S दूरी विस्थापित होकर, S दूरी विस्थापित होकर v वेग प्राप्त कर लेती है, 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 तथा इस क्रिया में त्वरण a उत्पन्न होता है, तथा इस क्रिया में त्वरण a उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? a उत्पन्न होता है। तो ये डायग्राम के बारे में हमने लिखा, एक बार समझ लेना भाई। देखो डायग्राम के बारे में लिख लिया तो m द्रव्यमान की क्या थी? कोई वस्तु थी। क्या थी? वस्तु। किस वेग से गतिमान थी? u वेग से गतिमान थी। किस वेग से गतिमान थी भाई? u वेग से गतिमान थी। अब इसी दिशा में क्या लगा रहे हैं? F बल लगा रहे हैं। F बल लगाएंगे तो ये क्या होगी? S दूरी
विस्थापित होगी और कौन सा वेग प्राप्त कर लेगी, v वेग प्राप्त कर लेगी। अब u वेग से कौन सा वेग प्राप्त किया, v वेग, यानी कि वेग में क्या हुआ, परिवर्तन, तो त्वरण कितना उत्पन्न हो जाएगा, ए उत्पन्न हो जाएगा। सही बात है क्या, सही है। चित्र समझ में आएगा, चित्र के बारे में समझ में आएगा। अब देखो ये भी समझ में आ जाएगा। नीचे लिखेंगे, अब इसका देखो व्यंजक प्राप्त करेंगे तो लिखो न्यूटन की गति के तीसरे समीकरण से, न्यूटन की गति के तीसरे समीकरण से, न्यूटन की गति के तीसरे समीकरण से। लिखा क्या, न्यूटन की गति के तीसरे समीकरण से, लिख लिया। लिखो तीसरा समीकरण लिखोगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये गति का तीसरा समीकरण होता है, आपने पढ़ा होगा। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, लिख लिया यहां तक। अब आगे देखें, ये यू स्क्वायर इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, लिख दिया यहां तक। अब देखो हमारे को a का मान चाहिएगा, तो ये 2s क्या हो जाएगा, इधर बटे में आ जाएंगे, तो a बराबर, देखो a तो इधर रह गया और ये 2s इधर आ गया, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2s, इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 दे दिया तक। अब लिखो न्यूटन के दूसरे समीकरण, दूसरे नियम से, न्यूटन के दूसरे नियम से, न्यूटन के दूसरे नियम से, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से क्या हो जाएगा, F बराबर ma, क्या लिखोगे, F बराबर ma, F का मतलब बल होता है भाई, m का मतलब वस्तु का द्रव्यमान, a का मतलब त्वरण हो गया। F बराबर ma लिख लिया, क्या दिख रहा है ना बोर्ड पे, F बराबर ma लिख लिया। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ समीकरण 1 से a का मान रखने पर, समीकरण 1 ये है, इस a का मान कहाँ रख देंगे, इसकी जगह रखेंगे, तो यहाँ समीकरण 1 से a का मान रखने पर, समीकरण 1 से a का मान रखने पर रखा क्या, अब देखो रख दिया, तो देखो इधर आ जाओ, F बराबर m तो ऐसे कैसे, और a की जगह क्या रख दिया आपने, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2s, ये ब्रैकेट में लिख देना, a का मान वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2s, लिख दिया क्या। अब देखो इस s को इधर गुणा में लाएंगे, क्योंकि इसको w बनाएंगे, तो f गुणा s को इधर लिया भाई, अरे s को इधर वजन गुणा कर दो, कर दिया, और इस m को अंदर गुणा करेंगे तो m वी स्क्वायर बटे 2 और m यू स्क्वायर बटे 2, इतनी मैथ तो आती होगी आपको। m को अंदर गुणा करेंगे तो m वी स्क्वायर बटे 2, m यू स्क्वायर बटे 2, तो F गुणा s क्या होता है भाई, बल गुणा विस्थापन क्या होता है, अभी पढ़ा था कार्य, तो W बराबर m वी स्क्वायर बटे 2 माइनस m यू स्क्वायर बटे 2, यहां तक उतार दिया, क्या उतार दिया। अब उतार दिया तो यहाँ लिख देंगे u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0, चूंकि u इक्वल टू 0 क्यों है, क्योंकि आपको पता है ना कि प्रारंभिक वेग कितना होता है, अरे प्रारंभिक वेग कितना होता है, 0 ही होता है क्या, प्रारंभिक वेग कितना होता है, 0 ही होता है। प्रारंभिक वेग लिख दिया कि 0, अब प्रारंभिक वेग 0 लिख दिया तो फिर लिख देंगे कि u का मान, देखो यहाँ 0 जाएगा तो ये पूरा मान 0 जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे तो m भी 0 जाएगा, पूरा मान 0 जाएगा, पूरा मान 0 होगा तो केवल ये बच जाएगा आपके पास, तो लिख दो w बराबर 1/2 m वी स्क्वायर, w बराबर 1/2 m वी स्क्वायर, लिख दिया। अब इसके नीचे एक लाइन लिखेंगे, w बराबर 1/2 m वी स्क्वायर के नीचे एक लाइन लिखेंगे कि यही कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, यही कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अतः E के बराबर 1/2 m वी स्क्वायर, इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ये आपके पास क्या आ गई, गतिज ऊर्जा आ गई, क्या आ गई भाई, गतिज ऊर्जा आ गई, E के बराबर 1/2 m वी स्क्वायर। अब देखेंगे भाई यहाँ पे ध्यान देंगे, और ये इंपॉर्टेंट बात है, एक चीज समझ लेना, देखो सूत्र क्या है आपके पास, ध्यान दे बेटा,
Ek बराबर 1/2 mv², Ek बराबर 1/2 mv²। ध्यान देंगे यहाँ से कि जो गतिज ऊर्जा होती है हमेशा कैसी होती है, देखो किस में आई है, प्लस में आई है ना, तो गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है। कैसी होती है भाई, धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है, इसका मान किस में आता है, प्लस में ही आता है। समझ में आ गई क्या बात, तो गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है। दूसरी बात की गतिज ऊर्जा किस बात पर निर्भर करती है, देखो गतिज ऊर्जा किन पे निर्भर कर रही है, एक तो एम पर और एक वी पर। ई के बराबर क्या है, 1/2 mv², तो किस पर निर्भर करती है, एक तो एम पर और एक वी पर। एम तो क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, और वी क्या है, वस्तु का वेग। तो ध्यान रखेंगे गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है, वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो ये बात पूछ लेता है कि गतिज ऊर्जा का मान सदैव कैसा होता है, धनात्मक होता है। और गतिज ऊर्जा का मान किस पर निर्भर करता है, गतिज ऊर्जा का मान वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। तो तीर का निशान लगा के लिखेंगे नीचे, गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा सदैव कैसी होती है भाई, धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, यह वस्तु के द्रव्यमान व वेग पर निर्भर करती है, यह वस्तु के वेग और द्रव्यमान पर निर्भर करती है, यह वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग पर निर्भर करती है। वस्तु के द्रव्यमान पर और वेग पर क्या करती है, निर्भर करती है। इन दोनों बातों पर निर्भर रहती है। देखो वस्तु का द्रव्यमान और वेग पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो ये आपकी गतिज ऊर्जा कंप्लीट हो चुकी है। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या बोला जाता है भाई, गतिज ऊर्जा बोला जाता है। गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल हमने पढ़े थे, कौन से पढ़े थे कि बहता हुआ पानी, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बच्चे दौड़ लगा रहे हैं, भागता हुआ घोड़ा, भागता हुआ बच्चे, ये सब क्या थे भाई, पेड़ से आम का फल का टूटना, ये सब गतिज ऊर्जा के उदाहरण थे। फिर हमने गतिज ऊर्जा का व्यंजक पढ़ा। गतिज ऊर्जा के व्यंजक में देखो कोई अहम द्रव्यमान की कोई वस्तु थी, u वेग से प्रारंभ थी, इसकी दिशा में F बल लगाएंगे तो इसका वेग ये s दूरी चलकर इसका वेग कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, और इस क्रिया में त्वरण कितना उत्पन्न हो जाएगा, a उत्पन्न हो जाएगा। इसका व्यंजक किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, 3 नंबर में पूछता ही कि इसका व्यंजक प्राप्त करो, तो ये आपको संपूर्ण लिखना है। इसमें कैसे लिखेंगे कि न्यूटन की गति के तीसरे समीकरण से याद रखना पड़ेगा, v² बराबर u² प्लस 2s, यहाँ से a का मान निकालेंगे। फिर न्यूटन की जो गति का दूसरा नियम है F बराबर ma, तो यहाँ पे a में a का मान रख देंगे तो आपको ये समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा। लास्ट में आपको याद रखेंगे कि ये u = 0 रखेंगे, क्योंकि प्रारंभ वेग कितना होता है, वस्तु का 0 होता है, प्रारंभ वेग कितना होता है 0, तो u का मान 0 होता है। u वाला पक्षन क्या हो जाएगा, पूरा ही 0 हो जाएगा, तो हमारे पास 1/2 mv² बच जाएगा। ये क्या है, गतिज ऊर्जा है। क्या है भाई, गतिज ऊर्जा है। समझ में आ गई के बाद अब देखो गतिज ऊर्जा से संबंधित एक न्यूमेरिकल बता देता हूँ कि इनसे संबंधित न्यूमेरिकल किस प्रकार से पूछा करता है। तो उदाहरण लिख लीजिए, अपनी किताब में होगा, वो किताब में कौन सा एग्जाम्पल है भाई, वो किताब का शायद अपनी किताब का तीसरा ही एग्जाम्पल होगा। 2 एग्जाम्पल तो हमने कर लिए थे, तीसरा एग्जाम्पल होगा, तीसरा या चौथा एग्जाम्पल होगा। देखो भाई एग्जाम्पल क्या था, गतिज ऊर्जा से संबंधित न्यूमेरिकल आपको दे रखा है कि एक समान वेग से गतिमान, ध्यान देंगे, सुन लेंगे, क्वेश्चन को सुनेंगे, पहले उदाहरण नंबर अपनी किताब का लिखेंगे, कौन सा है भाई, जो भी है, तीसरा चौथा है शायद, कौन सा है, चौथा। अपनी किताब का चौथा एग्जाम्पल क्या है, एक समान वेग से गतिमान, ध्यान देंगे, किताब ले लेंगे अपने हाथ में और उसको देखेंगे क्वेश्चन को क्या कह रहा है और उसको सोल्व करेंगे। देखो, एक समान वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा, एक समान वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा 2500 जूल है। देखो गतिज ऊर्जा आपको कितनी दे रखी है, 2500 जूल। ध्यान देंगे गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को किससे लिखते हैं, ईके से। अरे गतिज ऊर्जा को किससे लिखते हैं, ईके से, ध्यान रखेंगे। तो ईके बराबर इसका मान कितना दे रखा आपको, 2500 जूल। कितना दे रखा है, 2500 जूल। ईके का मान दे दिया। आगे पढ़ो, यदि वस्तु का द्रव्यमान 50 kg है तो वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। यदि वस्तु का द्रव्यमान कितना है भाई,
वस्तु का द्रव्यमान आपको दे रखा है 50 kg। कितना दे रखा है? 50 kg। तो वस्तु का वेग आपको बताना है। बस यही है क्वेश्चन। क्या कह रहा है? ध्यान देंगे कि एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 2500 जूल है। यदि वस्तु का द्रव्यमान 50 kg है तो वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। यही बात कह रहे हैं ना। तो ध्यान देंगे, हमने अभी पढ़ा है गतिज ऊर्जा का सूत्र पढ़ा था। क्या पढ़ा था? E बराबर 1/2 mv²। देखो जो मान दे रखा है ना उसकी जगह तो मान रख दो, और जो नहीं दे रखा है उसका मान ज्ञात कर लेंगे। देखो E यानी कि गतिज ऊर्जा का मान आपको 2500 दे रखा है। कितना दे रखा है? 2500 बराबर 1/2 गुणा m का मान आपको कितना दे रखा है? 50। कितना दे रखा है? 50 इंटू v² का मान आपको ज्ञात करना है। सही बात है क्या? देखो यहां से देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो रही क्या? अरे हो रही ना। और 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? देखो 25 और 0 50 बार कट जाएगा। अब देखो ये 2 क्या होगा? इधर वज्र गुणा होगा क्या? तो देखो 50 इंटू 2, ये 2 इधर गुणा करेगा, इधर क्या बच जाएगा? केवल v² बच जाएगा। और ये सब तो कैंसिल हो गई ना। ये 2 से इधर गुणा कर दिया। 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 100 बराबर v²। अब देखो v² बराबर 100 है, तो बताओ v बराबर कितना हो जाएगा? 100 रूट आ जाएगा। क्या कितना आ जाएगा? रूट आ जाएगा। अब देखो 100 रूट किसका मान होता है? अरे किसका होता है? आपने मैथ में पढ़ा होगा 10 का होता है। क्या कितना किसका होता है? 10 का स्क्वायर 100 ही होता है ना। तो v का मान कितना आ गया? 10। इसकी इकाई क्या होती है? वेग की मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? मीटर प्रति सेकंड। तो ये आंसर हो गया आपका v का मान। तो ऐसे सोल्व करेंगे। उतार लीजिए से। E बराबर आपको 2500 जूल दे रखा है, m बराबर 50 kg दे रखा है, v का मान आपको ज्ञात करना है। E बराबर 1/2 mv² लगा के आप v का मान ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, अच्छी तरह से। बस क्वेश्चन को समझना है कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो फिर आप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उतार लीजिए आप इसे। उतार लिया तो देखिए आगे अगला आपका एग्जाम्पल नंबर 5 जो आप स्वयं करेंगे। अगर नहीं आता है तो आप मेरे से डिक्लेयर कर लेंगे, लेकिन ऐसा ही एग्जाम्पल है, आप उसे निकालने की कोशिश करेंगे। अब हम देखेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में देखेंगे भाई? स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए स्थितिज ऊर्जा। हेडिंग डाल लीजिए अब स्थितिज ऊर्जा। क्या डालेंगे भाई? स्थितिज ऊर्जा। हेडिंग डालें स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। देखो भाई स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। पहली बात तो इसकी परिभाषा पढ़ेंगे कि स्थिति और अवस्था के कारण, स्थिति और अवस्था के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा। नाम से पता पड़ रहा है स्थिति और अवस्था के कारण प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा। किसके कारण प्राप्त होगी? ये स्थिति और अवस्था के कारण। तो लिख लीजिए किसी वस्तु की स्थिति व अवस्था के कारण उत्पन्न ऊर्जा, किसी वस्तु की स्थिति व अवस्था के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है।
किसी वस्तु की स्थिति व अवस्था के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? स्थितिज ऊर्जा। एग्जाम्पल लिखेंगे इसके। देखो स्थितिज ऊर्जा किस में होती है, मैंने बताया भी था। यांत्रिक ऊर्जा की बात की थी तब बताया था कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जहाँ पे मिल जाती है तो वो कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी। तो देखो स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाएंगे? स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है वो भी कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग की जो ऊर्जा होती है वो भी कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। जो गुलेल की बात करें, गुलेल आता है ना छोड़ने वाला, तो गुलेल में भी कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। तीर जो कमान होती है उसमें भी ऊर्जा आती है, तो वो कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। पिस्तौल होती है, पिस्तौल से जो बंदूक छोड़ते हैं तो उसमें भी कौन सी ऊर्जा आ जाती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि वहां पे स्थिति और अवस्था दोनों में चेंज होता है। तो लिख लीजिए स्प्रिंग की ऊर्जा, गुलेल की ऊर्जा या गुलेल में स्प्रिंग, गुलेल और तीर कमान आदि। तो ये इसके एग्जाम्पल है। तो स्प्रिंग में, गुलेल में, तीर कमान में आदि इसके क्या हैं? उदाहरण हैं। लिख लिया कि यहाँ तक? आप हेडिंग डालेंगे। देखो स्थितिज ऊर्जा के बारे में तो आपने लिख लिया कि स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु की स्थिति और अवस्था के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्प्रिंग, गुलेल और तीर कमान में क्या पाई जाती है? स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। अब गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे भाई। जो गुरुत्वीय क्षेत्र होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? तो लिख लेंगे हेडिंग लगाएं। हेडिंग लगाएं भाई, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। हेडिंग लगाएं, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा क्या पढ़ेंगे भाई? गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। ध्यान देंगे, डायग्राम को समझेंगे पहले। ये क्या आपकी कोई समतल है? क्या है? समतल सतह है। अब समतल सतह से किसी वस्तु को कहां पे ले जाएं? m ऊंचाई या h ऊंचाई पर ले जाएंगे। कहां पे ले जाएं? h ऊंचाई पर। ये कोई वस्तु है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इसको कहां ले गए? h ऊंचाई पर। कहां ले गए? h ऊंचाई पर। समझ में आ रही बात? ध्यान देंगे, किसी समतल से, ये कोई समतल है, क्या है? समतल सतह है या सतह बोल सकते हैं। किसी सतह से आप किसी वस्तु को h ऊंचाई पर ले जाएंगे, m द्रव्यमान की किसी वस्तु को h ऊंचाई पर ले जाते हैं, तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जो कार्य बोले या स्थितिज ऊर्जा बोले वो कितनी होती है? W बराबर mgh। कितनी होती है? W बराबर, ये तो कार्य होता है, और जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? EP बराबर mgh। कितनी हो जाएगी? EP बराबर mgh वो हो जाएगी। ध्यान देंगे, m तो क्या हो जाएगा? वस्तु का द्रव्यमान, जिस वस्तु को ऊपर ले जा रहे हैं। h का मतलब कितनी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। इसके विरुद्ध जो कार्य होगा वो क्या कहलाएगी? आपकी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्थितिज ऊर्जा। ध्यान देंगे, किसी सतह से m द्रव्यमान की किसी वस्तु को अगर h ऊंचाई पर ले जाते हैं तो जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? EP बराबर mgh। m का मतलब क्या होता है? वस्तु का द्रव्यमान। g का मतलब क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। h का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। कार्य में भी लिखा था ना mgh वाला सूत्र, तो मैंने बता दिया था कि इनका मतलब क्या क्या होता है। g का मान भी बताया था कि g का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये बताया था आपको वहां पे। तो आप इस चित्र को बनाएंगे, पहले तो बनाइए इस चित्र को कि ये कोई सतह है, सतह से h ऊंचाई पर किसी वस्तु m द्रव्यमान की किसी वस्तु को ले जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो कार्य या स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी वो ज्ञात करेंगे। ऊंचाई के रूप में बोल सकते हैं, गहराई के रूप में भी नीचे भी ला सकते हैं, h ऊंचाई पर ऐसे वस्तु को। अब लिखो चित्र के बारे में लिखो, माना
माना m द्रव्यमान की किसी वस्तु को, माना m द्रव्यमान की किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से, m द्रव्यमान की किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाए, h ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाए तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य, तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य। अब नीचे लिखेंगे W बराबर mgh और नीचे इस ब्रैकेट में लिख देंगे ये स्थितिज ऊर्जा EP बराबर mgh। दोनों सूत्र लिख लीजिए। आप देखो आगे लिखेंगे सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा। किसकी लिखेंगे? सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा। लोलक का मतलब जानते हैं क्या? अरे लोलक जानते हैं क्या? जो ऐसे करता रहता है, जैसे घड़ी आती है ना, दीवार घड़ी में भी एक लोलक आता है लटका हुआ सा, ऐसे चलता रहता है, वो एक बार इधर एक बार इधर एक बार, उसको बोलते हैं लोलक। तो सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है वो ज्ञात करेंगे। तो हेडिंग लगाएं सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा। सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा देखो भाई, ध्यान देंगे डायग्राम की तरफ, समझेंगे इसे। ये कोई m द्रव्यमान का सरल लोलक है। क्या है? m द्रव्यमान का कोई सरल लोलक है। द्रव्यमान कितना है इसका? m द्रव्यमान का। m द्रव्यमान का सरल लोलक है। इसे l लंबाई पर, कितनी लंबाई पर? l लंबाई पर किसी धागे से लटकाया गया है, किसी धागे से। माना m द्रव्यमान का कोई लोलक है जिसे l लंबाई, ये कितनी लंबाई है? l लंबाई से लटकाया गया धागे से बांधकर। भाई कोई लोलक था, उसको धागे से बांध दिया, ऐसे लटका दिया गया। जैसे हमने कभी बचपन में किया होगा आपने कि धागे से हम क्या करते थे, पत्थर को बांध देते और छत से लटकाया करते थे, खेलते थे ना, पहले खेल कूद के किया करते थे। तो इसी प्रकार हम क्या करें कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उसको धागे से बांधकर l लंबाई पर लटकाते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब ये क्या करती है? x दिशा में क्या होती है? विस्थापित होती है। x दिशा में क्या होती है? विस्थापित होती है। तो देखो माना कि x दूरी यहाँ थी, इधर क्या होती है? x दिशा में क्या होती है? विस्थापित। एक बार इधर विस्थापित होती है क्या भाई? ये लोलक क्या करेगा? एक बार इधर जाएगा और एक बार इधर। तो माना कि इधर कितनी विस्थापित होती है? x दूरी पर। कितनी दूरी पर विस्थापित होती है? x दूरी पर। यानी कि वो अरे ऐसे लोलक करेगी, ऐसे जाएगी तो दूरी तो तय करेगी ना। यहाँ से ऐसे जाएगी तो ये दूरी तो होगी नहीं, इधर से इधर दूरी जाएगी ना। तो माना कि दूरी कितनी है? x दूरी है। कितनी है? x दूरी पर विस्थापित करती है। ठीक है भाई, तो ये चित्र बना लेंगे आप। ये बना लीजिए डायग्राम आप।
ये ओ स्थिति बोल सकते हैं इसे, माध्य स्थिति। कौन सी? बीच की स्थिति माध्य। ये बीच की स्थिति है, इधर से भी x दूरी, इधर से भी x दूरी विस्थापित होगी ऐसे। तो देखो लिखो इसके चित्र के बारे में। चित्र बना लिया तो चित्र के बारे में लिखेंगे। m द्रव्यमान का एक लोलक, m द्रव्यमान का एक लोलक, m द्रव्यमान का एक लोलक, m द्रव्यमान का एक लोलक L लंबाई के धागे से, L लंबाई के धागे से, स्मॉल l है ना, L लंबाई के धागे से लटकाया जाता है, L लंबाई के धागे से लटकाया जाता है, L लंबाई के धागे से लटकाया जाता है। तो x विस्थापन के लिए, तो x विस्थापन के लिए, x है भाई छोटा x, तो x विस्थापन के लिए, x विस्थापन के लिए सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा, सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा, सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा लिख लिया, स्थितिज ऊर्जा। अब नीचे लिखेंगे W बराबर 1/2 mg/L x², इतनी होती है भाई, ये तो कार्य होता है। W बराबर लिखेंगे, W बराबर 1/2 mg/L x², ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब चूंकि ध्यान रखेंगे एक बात यहां से समझेंगे, यदि K बराबर mg/L, mg/L, यदि K बराबर mg/L, इस mg/L को क्या माना? K माना, और K क्या बोलेंगे यहाँ पे? एक स्प्रिंग नियतांक बोलेंगे, इसको क्या बोल सकते हैं? स्प्रिंग नियतांक। तो लिख देंगे यहाँ K एक स्प्रिंग नियतांक है, स्प्रिंग नियतांक है, स्प्रिंग नियतांक है। समझ में आ रही बात? तो EP बराबर हो जाएगी, देखो कि mg/L, mg/L की जगह क्या रख देंगे? K, तो 1/2 kx², तो EP बराबर 1/2 kx²। ध्यान देंगे भाई, कैसे आया? पहले तो उतार लो, ऐसे कैसे? जैसा बोर्ड पे आपको दिख रहा है ना, ऐसे कैसे उतार लेंगे? बोर्ड पे जो भी दिख रहा है आपको उतार लेंगे। अब देखो क्या उतारा आपने कि जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा? 1/2 mg/L x²। ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, 1/2 mg/L x²। अब हमने क्या रखा? mg/L, mg/L की जगह क्या रख दिया? K, और इस K को क्या मान लिया? एक नियतांक मान लिया, उसको क्या बोलेंगे? स्प्रिंग नियतांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्प्रिंग नियतांक। अब देखो mg/L की जगह संपूर्ण, इसकी जगह क्या रख देंगे? K रख देंगे। तो इसकी जगह K रख दिया तो देखो 1/2, और इसकी जगह K रख दिया तो क्या आ गया? x² का x²। तो क्या बन गया? EP बराबर 1/2 kx²। EP यानी कि स्थितिज ऊर्जा आ गई 1/2 kx²। तो ये स्थितिज ऊर्जा होती है। देखो सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा भी ये लिख सकते हैं आराम से, और ये कार्य के रूप में हो गई। और ऐसे कि ऐसे अगर आपको K का मान डायरेक्ट दे देता है, अगर mg/L का मान नहीं देता, केवल किसका मान देते? K का मान, तो फिर ये सूत्र काम आ जाएगा। इस सूत्र काम आएंगे, इसलिए आपको ये सूत्र बनाए हैं मैंने। तो EP बराबर 1/2 kx² लिख दिया। अब यहाँ तीर का निशान लगा के लिख देंगे नीचे। इसी प्रकार स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा भी, इसी प्रकार स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा भी, इसी प्रकार स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा भी EP बराबर 1/2 kx² ही होती है। इसी प्रकार स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा भी, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा भी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा भी EP बराबर 1/2 kx² होती है।
तो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा भी वही होती है जो सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा होती है। आपको क्वेश्चन पूछ ले कि स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, तो EP बराबर 1/2 kx² बोल सकते हैं आराम से। आप देखो अपनी किताब के एग्जाम्पल की बात करें तो अपनी किताब का एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, उदाहरण नंबर 6, अपनी किताब का उदाहरण नंबर 6 देख लो भाई। अपनी किताब का एग्जाम्पल नंबर 6 मैं समझा देता हूं और 7 आप कर लेना, ठीक है भाई। तो 6 एग्जाम्पल देख लीजिए भाई। देख लीजिए 6 एग्जाम्पल। वैसे तो मैं ऐसे चैप्टरों का लास्ट में एक ऐसा पार्ट बनाऊंगा जिसमें केवल न्यूमेरिकल करवाएंगे। क्या करवाएंगे? केवल न्यूमेरिकल करवाएंगे। इसलिए मैं पूरे एग्जाम्पल भी नहीं करवा रहा, एक एग्जाम्पल करवा रहा हूं। बाद में इन सभी एग्जाम्पलों को और जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना लास्ट के अंदर क्वेश्चन, इस पार्ट से वो सभी क्वेश्चन एक अलग से पार्ट में देख लेंगे, ठीक है भाई। तो आप एक एग्जाम्पल तो देख लीजिए कि एक विद्यार्थी है, क्या है? एक विद्यार्थी है 3 kg द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से उठाकर 50 सेंटीमीटर ऊंचे टेबल पर रखता है, तो वस्तु में इस निहित स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। देखो एक विद्यार्थी है 3 kg द्रव्यमान की वस्तु को, एक विद्यार्थी है 3 kg की वस्तु को क्या करता है? टेबल से यानी कि नीचे से उठाकर सतह से उठाकर टेबल पर रखता है, यानी कि ऊंचाई पर तो रखता है ना वो। तो ध्यान देंगे कितनी मीटर ऊंचाई पर रखता है? 50 सेंटीमीटर ऊंचाई पर रखता है। तो पहले तो वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है m बराबर, एग्जाम्पल दे रखा आपको अगला कि m बराबर तो कितना दिया? 3 kg। कितना दिया भाई? वस्तु का द्रव्यमान 3 kg और उसको उठाकर ऊंचाई यानी कि ऊंचाई कितनी दी आपको? 50 सेंटीमीटर। कितनी दी? 50 सेंटीमीटर। अब देखो 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, आप किस में चेंज करेंगे? मीटर में। और 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए किसका भाग देंगे? 100 का। तो देखो 0 से 0 5 दूनी 10, कितना आ गया? 1/2 मीटर। कितना आ जाएगा? 1/2 मीटर आ गया। फिर कह रहा है क्वेश्चन कि वस्तु में निहित स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए और ब्रैकेट में आपको दे रखा है, देखो गुरुत्वीय त्वरण g का मान भी दे रखा है, ब्रैकेट में g का मान भी दिया है कितना? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। g का मान भी, ये तीनों मान दे दिए। स्थितिज ऊर्जा का मान पूछा है, किसका मान पूछा है? स्थितिज। आप लोगों को दिमाग होना चाहिए कि m का मान दे दिया, g का मान दे दिया, h का मान देते तो स्थितिज ऊर्जा क्या याद करेंगे? mgh वाला सूत्र लगा के कर लेंगे ना। तो लगा देंगे EP बराबर mgh लगा देंगे। तो EP बराबर m का मान कितना है भाई? 3, g का मान कितना है? 10 इंटू h का मान कितना है? 1/2। 1/2 से काटेंगे 5, तो EP बराबर कितना आ जाएगा? 5 × 15 जूल। कितना आ गया? 15 जूल आ जाएगा। तो आंसर आ गया कि जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 15 जूल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 15 जूल हो जाएगी। बात समझ में आई आपको? EP का मान कितना हो गया? 15 जूल। तो ये आपकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा वाला चैप्टर भी खत्म हो गई, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा भी खत्म हो गई और यू ऊर्जा वाला संपूर्ण जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो। अब आगे दूसरी ऊर्जा पढ़ेंगे, विद्युत ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? विद्युत ऊर्जा के बारे में। मैंने बताया था कि ऊर्जाओं के प्रकार चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे केवल यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के बारे में ज्यादा देखेंगे। तो यांत्रिक ऊर्जा में तो हमने देखा गतिज ऊर्जा के बारे में और स्थितिज ऊर्जा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा के बारे में, जो अगले पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।